हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एररफिल लर्निंग। जहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में। जहाँ पर हमने इसके पहले वीडियो पर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स के ऊपर डिस्कस किया था। और उसी के साथ साथ हमने ये भी बताया था कि एक नेटवर्क ही कब लीनियर और नॉन लीनियर बनेगी। अगर एक नेटवर्क को लीनियर या नॉन लीनियर प्रूव करना है तो उसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि लीनियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। जहां पर उसमें भी दो केसेस आते हैं। क्या आता है? होमोजिनिटी और एडिटिविटी। अगर सर्किट यानी कि नेटवर्क जो है होमोजिनिटी भी है और एडिटिविटी को फॉलो करता है, उस केस में नेटवर्क जो है लीनियरिटी को फॉलो कर रहा है, यानी कि पूरी नेटवर्क जो है लीनियर है। और उस केस में नेटवर्क के अंदर जितने भी प्रेजेंट इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स है सारे के सारे लीनियर एलिमेंट्स है, क्योंकि लीनियर नेटवर्क बनने के लिए सारे एलिमेंट्स का लीनियर होना जरूरी है। तो आई होप आपने उस लेक्चर को फुल्ली अटेंड किया होगा। नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए जाके उसको देखिए पूरा, क्योंकि वहां पर हमने सर्किट और नेटवर्क के बारे में डिफरेंस बताया था। ओम्स लॉ क्या है उसके बारे में बताया था। भाई ओम्स लॉ तो सबको पता होता है, बट फिर भी मैंने वहां पे दिखाया था कि कैसे वी और आई का रिलेशनशिप लीनियर होना चाहिए, तभी ओम्स लॉ बनता है। और लीनियर एलिमेंट को भी वी आई का लीनियर कर्व जो है फॉलो होना चाहिए। ठीक है। उसी के साथ साथ हमने बताया था ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। जहाँ पर ओपन सर्किट के अंदर अगर सर्किट ओपन सर्किट हो जाए, किसी भी ब्रांच कोई ब्रांच ओपन सर्किट हो जाए, तो उसके बीच का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो जाता है। उसी दौरान अगर शॉर्ट सर्किट भी हो जाए तो शॉर्ट सर्किट होने पर उस ब्रांच के अंदर जो रेजिस्टेंस है उस दोनों पॉइंट के बीच में वो जीरो हो जाती है, जिसकी वजह से वोल्टेज जीरो हो जाती है। अक्सर आपने सुना होगा घर के अंदर कि शॉर्ट सर्किट हो गया स्विच बोर्ड के अंदर, जिसकी वजह से बल्ब बंद हो गया। तो इन प्रैक्टिकल केस अगर कोई चीज के अंदर दो टर्मिनल्स के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, क्योंकि हमें वोल्टेज हमेशा दो टर्मिनल्स में देखने को मिलती है। अगर उसमें कोई पोटेंशियल है और वो शॉर्ट सर्किट हो जाए, यानी कि दोनों टर्मिनल टच हो जाए एक साथ किसी अलग कंडक्टर से जिसके पास कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, स्मूथ कंडक्टर है, अगर वो टच हो जाता है दोनों टर्मिनल्स एक साथ, तब उस केस में दोनों के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो जीरो हो जाती है। तो सो सडनली वोल्टेज का इतना ज्यादा ड्रॉप देखने को मिलता है। ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज डायरेक्ट जीरो हो जाती है एक अमाउंट ऑफ वोल्टेज से, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज से, जिसकी वजह से जो हमारा इक्विपमेंट होता है या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, जिसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो वोल्टेज है वो जीरो बन जाता है। ठीक है। तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बाकी पॉइंट्स के ऊपर, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है लीनियर और नॉन लीनियर था। और हमारा सेकंड पॉइंट में अगर आप कवर करूं, जो कि एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। जहां पर अगर हम बात करें एक्टिव एलिमेंट्स की, अब डेफिनेशन की बात करें तो ये इसका डेफिनेशन उतना कुछ खास डेफिनेशन नहीं है। ठीक है। और एग्जाम में आपको कोई डेफिनेशन पूछने भी नहीं वाला, आपको बस आना चाहिए कि एक्टिव एलिमेंट क्या है, पैसिव एलिमेंट क्या है। ठीक है। सबसे पहली चीज एक्टिव एलिमेंट क्या है दोस्तों? एक्टिव एलिमेंट यानी कि ऐसे एलिमेंट जो कि एनर्जी को डिलीवर कर सकते हैं, यानी कि दे आर कैपेबल टू डिलीवर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हम एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं? सबसे पहला चीज तो होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल है वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स। दूसरा होता है करंट सोर्स, जो कि हमें जो कि हमें एनर्जी को डेली वो क्या बोलते हैं, एनर्जी को डिलीवर करते हैं, एनर्जी को अदर कंपोनेंट्स को डिलीवर करते हैं। तो वोल्टेज सोर्स के अंदर हम बात करें, बैटरी, बैटरी हमारी एनर्जी को डिलीवर करता है। ठीक है। बैटरी से हमें वोल्टेज मिलता है। उसी के साथ साथ जनरेटर, जनरेटर भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करवाने के लिए। ठीक है। उसी तरीके से पैसिव के अंदर बात करें हम, भाई गलती हो रही है थोड़ा सा, पैसिव
एलिमेंट्स की बात करें तो पैसिव एलिमेंट्स यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि एनर्जी को डिलीवर नहीं कर सकते लेकिन एनर्जी को रिसीव कर सकते हैं। किससे रिसीव कर सकते हैं? जो एक्टिव एलिमेंट हमें एनर्जी डिलीवर कर रहा है वही एनर्जी वो लोग रिसीव करते हैं और उनको कहते हैं पैसिव एलिमेंट्स। पैसिव एलिमेंट्स लाइक रेजिस्टर, इंडक्टर, रेजिस्टर्स, इंडक्टर और साथ ही साथ कैपेसिटर। लेकिन फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम कैपेसिटर भी हमें एनर्जी डिलीवर करती है। कब करती है? जब कैपेसिटर जो है अपनी सेकेंडरी स्टेज में रहे। सेकेंडरी स्टेज मतलब जब ये डिस्चार्जिंग कंडीशन में रहे। क्योंकि क्या होता है, हमारे पास जब एक सर्किट होती है, मान लीजिए हमारे पास एक कैपेसिटर है जो कि कनेक्टेड है एक सीरीज रेजिस्टर के साथ और यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, बैटरी नहीं कहूँगा मैं इसको कोई भी अदर वोल्टेज सोर्स बोलूँगा, बैटरी नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही हमने वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट किया कैपेसिटर के साथ, रजिस्टर के साथ, तो जैसे ही करंट फ्लो होती है यानी कि एनर्जी डिलीवर हो रही है तो इसके अंदर इसके दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस कोई वोल्टेज आएगी। ठीक है, इसको एनर्जी मिलेगी। ये एनर्जी को क्या करेगा? हीट के फॉर्म में डिसिपेट करेगा। ठीक है, और वहीं पर कैपेसिटर क्या करेगा? एनर्जी को स्टोर करेगा, स्टोर। ठीक है, एनर्जी को स्टोर करने का काम कैपेसिटर करती है। यानी कि कैपेसिटर जो है चार्ज होने लगेगी जैसे ही सप्लाई को हम कनेक्ट करेंगे। लेकिन जिस टाइम पर हम सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दे तब ये इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूम करना बंद कर देगा और हीट के फॉर्म में इसको ट्रांसफर करना बंद कर देगा क्योंकि इसको कोई अब एनर्जी नहीं मिल रही है रेजिस्टेंस को। लेकिन जब हम सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे ये कैपेसिटर अपने कम एनर्जी डेंसिटी की वजह से अपने अंदर जितना भी उसने चार्जेस जो है कैरी करके रखा था वो उसको डिस्चार्ज कर देगा। जैसे डिस्चार्ज करेगा इसके जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इसको प्रोवाइड होगा रेजिस्टेंस को, जिससे कि ये फिर से हीट के फॉर्म में डिसिपेट करेगा एनर्जी को। ठीक है, तो फॉर अ फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम कैपेसिटर भी एनर्जी को डिलीवर करता है। ठीक है, लेकिन इसको पैसिव में ही रखा जाता है क्योंकि ज़्यादातर केस में ये एनर्जी को कंज्यूम ही करता है और एनर्जी को डिलीवर करने का बात भी करें तो ये सिर्फ सेकेंडरी केस यानी कि डिस्चार्जिंग के टाइम पर करता है। लेकिन इसको सबसे पहले चार्जिंग होना पड़ता है जो कि एनर्जी को रिसीव करना बोलते हैं। तो इसीलिए इसको पैसिव एलिमेंट के कैटेगरी में रखा जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे क्लासिफिकेशन की यानी कि तीसरे क्लासिफिकेशन, इस वीडियो के दूसरे और हिसाब से तीसरे, क्योंकि हमने इसके पहले वीडियो पे हमने एक बताया था लीनियर नॉन लीनियर। तो मैं इसको तीन तीन ही लिख देता हूँ। तो हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट था तीसरा हमारा था बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल। अब बाइलेटरल और यूनिलेटरल क्या है? सबसे पहली चीज नाम से पता चल रहा है, बाइलेटरल एलिमेंट यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि दोनों डायरेक्शन को ही फॉलो करते हैं। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, बाइलेटरल का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है दो और लेटरल का मतलब होता है डायरेक्शन, यानी कि दो डायरेक्शन। ऐसे एलिमेंट्स जो कि करंट को दोनों डायरेक्शन में फ्लो होने को कंसिडर करती है, लाइक रजिस्टर। बायलेटरल एलिमेंट, बायलेटरल की बात करें, बायलेटरल बायलेटरल एलिमेंट लाइक रजिस्टर। रजिस्टर क्या करता है? करंट को दोनों डायरेक्शन में फ्लो करा सकती है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये दो टर्मिनल्स
ए और बी है, जहाँ पर रेजिस्टेंस आर मैग्नीट्यूड का एक रेजिस्टेंस है जहाँ पर हमने करंट फ्लो किया। अगर हम करंट ए से बी तक फ्लो करें तब भी वोल्टेज ड्रॉप ही होगा, वी अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप होगा। और अगर हम करंट को ए से बी तक फ्लो ना करवाए सॉरी बी से ए तक फ्लो कराए तब भी वोल्टेज ड्रॉप ही होगा। यानी कि डायरेक्शन को जैसे हम चेंज कर रहे हैं, बिहेवियर में कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा, तो इस प्रकार के एलिमेंट को हम बायलेटरल कहते हैं, जो कि करंट को दोनों डायरेक्शन पर ही फ्लो करने को देती है। उसी तरीके से कैपेसिटर के अंदर बात करें तो कैपेसिटर एक होता है, ठीक है। उसी तरीके से इंडक्टर होती है, अब रेजिस्टर होती है। यानी कि दोनों डायरेक्शन पर ही करंट फ्लो हो सकती है, इसकी ये पॉसिबिलिटीज है। और वहीं पर हम बात करें यूनिलेटरल एलिमेंट की, तो ऐसे एलिमेंट जो कि वन डायरेक्शन पे फ्लो करवाती है करंट को, यानी कि ये करंट को दोनों डायरेक्शन में फ्लो होने को नहीं देती है। और अगर करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो भी जाए ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो वो अपनी बिहेवियर को चेंज करती है। लाइक सबसे फेमस चीज आपको पता ही होता है, क्योंकि आपकी हर एनवायरनमेंट के अंदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है जो कि बन के निकलते हैं डायोड से, ठीक है। अब डायोड जहाँ पर ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, जहाँ पे इस डायोड की जो ट्राइंगल शेप है उसको हम कहते हैं पी, और ये जो लाइन वाली शेप है उसको कहते हैं एन। जहाँ पर हमें पता है, अगर आपने 12वीं के अंदर पढ़ी होगी, ठीक है, पढ़ा तो होगा, भूल चुके होंगे। अब करंट आई जो फ्लो करती है डायोड के अंदर वो पी से एन तक फ्लो करती है, ना कि एन से पी तक फ्लो करवाती है, ठीक है। अगर डायोड में करंट को हम उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो उस कंडीशन में डायोड जो है ऑफ हो जाती है, या डायोड डिस्ट्रॉय हो जाती है, डैमेज हो जाती है। ये सिर्फ पी से एन तक ही फ्लो करवाती है। उसी तरीके से ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स। अब बात करते हैं दूसरे हमारे ट्रांजिस्टर्स की, ट्रांजिस्टर्स जो कि सेम करंट को फ्लो करवाती है एक ही डायरेक्शन पर। अब ट्रांजिस्टर्स के बहुत सारे ऐसे वैरायटीज है, मैं आपको बीजेटी से एग्जांपल दे रहा हूँ, जो कि ट्रांजिस्टर जहाँ पर इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, एन पी एन, ठीक है। ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, एन पी एन और पी एन पी, ठीक है। वहाँ मैं एन पी एन पे ले रहा हूँ, जहाँ पर करंट को जो है, आपको ये एरो दिख रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, करंट को यहाँ से जा रही है, और यहाँ से अगर कोई आ रही है करंट, तो करंट को सिर्फ आउटपुट करंट को यहाँ से दे रही है, ठीक है। यहाँ से एक टर्मिनल से करंट आ रही है, यहाँ पे करंट आ रही है, और जो फाइनल करंट है वो यहाँ से जा रही है, ना कि करंट को यहाँ से फ्लो करवा रही है, यहाँ से फ्लो करवा रही है, ठीक है। अगर आप करंट के फ्लो को देखें तो हमेशा करंट की फ्लो इधर को ही होगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन की एरो इधर को है एनपीएन के अंदर, ठीक है। पीएनपी के अंदर अलग होता है। उसी तरह यहाँ पर भी करंट जो है इनपुट जा रही है, ठीक है, ये कभी भी आउटपुट नहीं आती, उल्टा डायरेक्शन पे कभी करंट नहीं आती। तो ये है एग्जांपल ऑफ बायलेटरल एंड यूनिलेटरल। बायलेटरल क्या करता है, दोनों तरफ करंट को कंसीडर करता है, लेकिन यूनिलेटरल क्या करता है, सिर्फ एक ही करंट को कंसीडर करता है। अगर हमने करंट के डायरेक्शन को चेंज की तो हमें अलग बिहेवियर देखने को मिलेगा सर्किट के अंदर या इस एलिमेंट के अंदर। अब हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सीडीआर और वीडीआर। अब सीडीआर और वीडीआर आपने सुना होगा, जो आपके रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल में ऐड करते हैं। तो जब हम सीरीज में रेजिस्टेंस को पैरेलली सॉरी हम जब रेजिस्टेंस को पैरेलली ऐड करते हैं तो जो करंट है वो डिवाइड हो जाती है हर एक ब्रांच के अंदर। वैसे ही अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में जो है कंबाइन करते हैं, तब जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाता है पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अंदर। जो कि अगर हम पैरेलल में देखें तो वोल्टेज हमेशा सेम सेम रहती है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स के अंदर रहती है, मेजर किया जाता है।
और उसी तरह करंट भी जो है सीरीज के अंदर सेम रहती है लेकिन वोल्टेज नहीं रहती। उसी तरह वोल्टेज जो है पैरेलल में सेम रहती है लेकिन सीरीज में नहीं, सीरीज में नहीं रहती। तो फर्स्ट थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हो ताकि आपको दिखाई दे, हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब है, ठीक है। डिवाइडर रूल, यानी कि करंट को डिवाइड करने का एक रूल, ठीक है। अब हमारे पास दो रेजिस्टेंस है जिसको हमने पैरेलली ऐड किया है। इसके साथ साथ हमने एक वोल्टेज सोर्स लगा के रखा है। V वोल्ट का, जिससे करंट फ्लो हो रही है I, जहाँ पर जो करंट है वो यहाँ पर आने पर दोनों ब्रांच के अंदर डिवाइड हो जाती है। ब्रांच 1 के अंदर करंट जाती है I1, जो कि R1 रेजिस्टेंस के साथ उसको पास करती है, और I2 जो कि R2 के साथ मीटअप करता है, ठीक है। और उस तरह यहाँ पे I फिर से लौट के आता है। तो जैसा कि हमने देखा कि जब हमने करंट को पैरेलल रेजिस्टेंस में फ्लो किया सर्किट के अंदर, तो करंट जो है डिवाइड हो रहा है दोनों ब्रांच के अंदर, क्योंकि दोनों का पाथ अलग अलग है, और बाद में जाके वो फाइनल एक ही पॉइंट पर आता है, क्योंकि उसके बाद जो हमारा कनेक्शन है वो एक ही लाइन में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखो, ये जो वोल्टेज है, इन वोल्टेज दोनों टर्मिनल में देखा जाता है वोल्टेज को, दोनों टर्मिनल्स, इन दोनों टर्मिनल वोल्टेज वी है। यहाँ पर कोई कंपोनेंट कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पर भी वोल्टेज वी होगा। उसी तरीके से इस पॉइंट में वोल्टेज वी होगा, और इन दोनों पॉइंट के बीच में भी वोल्टेज वी होगा। यानी कि हमारा टोटल वोल्टेज जो है वो वी ही है, ठीक है। टोटल वोल्टेज वी है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली देखें तो हम इसको नेमिंग करते हैं, जैसे कि हमारे R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वोल्टेज ड्रॉप V1 हो रही है, और R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V2 हो रही है, जो कि मैग्नीट्यूड में सेम ही होती है V के। पैरेलल कंडीशन, यानी कि पैरेलल कंडीशन में वोल्टेज सेम होती है, वोल्टेज डिवाइड नहीं होती। तो जहां पर हम बात करें V1 की, तो V1 मैं I1 से लिखता हूँ। तो जहां पर हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, P इक्वल टू आई आर, जहाँ पे I इक्वल टू V बाई आर। तो I1 का मतलब होता है पहले वाले ब्रांच पर जो करंट फ्लो हो रही है I, उसका वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है V1, उसमें रेजिस्टेंस कितना है R1, तो हम लिखेंगे V1 बाई R1। उसी तरीके से दूसरे वाले ब्रांच के अंदर करंट क्या फ्लो हो रही है I2, जहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना है V2, किसकी वजह से, R2 रेजिस्टेंस के वजह से। और यहाँ पर ऐसे ही हम देखें तो आप देख सकते हो, जब हम दोनों को ऐड करें, ठीक है, इसको और इसको हम जब ऐड करें हमें I मिलता है, क्योंकि टोटल करंट I था हमारा, जो कि डिवाइड हो जाता है I1 और I2 के अंदर। तो यहाँ पर आप पहले को पुट कीजिए, V1 बाई R1, V2 बाई R2, जो कि आपका निकल के आएगा, नीचे लिखता हूँ, V1 और V2 जो है मैग्नीट्यूड में सेम है, जो कि V के बराबर है, तो हमने V को लिया कॉमन, R1 और R2। अब हम दोनों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर R2 प्लस R1 होगा, ये जो है I के बराबर रहते हैं, क्योंकि I टोटल करंट है हमारा। तो यहाँ पर हमें वोल्टेज की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे हम वोल्टेज को सेपरेट कर देते हैं तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, जो कि रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल में चला जाएगा, रेसिप्रोकल फॉर्म में।
जहाँ पर R1 और R2 ऊपर चला जाएगा, R1 प्लस R2 लिख लो या R2 प्लस R1 लिख लो, सेम होता है। ठीक है, अब ये हमें मिल चुका है। अब हम इसको यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले देख लीजिए I1, ठीक है, I1 और I2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस V के वैल्यू को V1 और V2 में पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि V1 का मतलब भी होता है V बाय R1, और उसी के साथ साथ V2 का मतलब भी होता है V बाय R2, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है V के। तो हम दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे। तो I1 इज इक्वल टू V बाई R1, जहाँ पे V की वैल्यू पुट करेंगे तो यह आएगा I1 R1 R2 R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय R1, जो कि ये रह गया था, तो सॉरी, डिवीजन R1 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय R1, जो कि R1 R1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा I R2 R1 प्लस R2, जो कि फाइनल आंसर हमारा ये निकला। उसी तरीके से V इज इक्वल टू V2 I2 इज इक्वल टू V बाय R2, जहाँ पर I की वैल्यू पुट करेंगे, V की वैल्यू पुट करेंगे। बहुत गलती कर रहा हूँ भाई बोलने पर, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक्स, क्योंकि थोड़ा सा गर्मी है, थोड़ा सा फैन ऑफ है वीडियो चलाने के टाइम पर, ठीक है, क्योंकि फैन की आवाज़ आती है बैकग्राउंड में। तो उसी दौरान जो है हाइड्रेटेड रहना भी ज़रूरी है, तो थोड़ा सा इसलिए बोलने पर हकला रहा हो थोड़ा सा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, इसलिए माफ़ कीजिएगा थोड़ा। इक्वल, सॉरी, यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस था जो कि था R2, जो कि R2 कैंसिल होगा, जिससे हमारा I1 R1 R1 बाई R1 बाई R1 प्लस R2। तो अगर हमें किसी भी सर्किट के अंदर करंट डिवीजन रूल अप्लाई करना है तो हमें क्या चाहिए? टोटल करंट जो कि I है, ठीक है, टोटल करंट की वैल्यू चाहिए, और क्या चाहिए? रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए। वोल्टेज की वैल्यू रहे या ना रहे इससे मैटर नहीं करता। अगर हमारे पास टोटल करंट की वैल्यू है और R1 और R2 की वैल्यू है, यानी कि सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो हम निकाल सकते हैं, उस पर अप्लाई कर सकते हैं करंट डिवीजन रूल, ठीक है। अब आप ये भी कह सकते हो कि मान लीजिए फॉर्मूला को हम लिखते हैं, करंट इन एनी ब्रांच is equal to the total current multiplied by resistance of the branch, the particular branch, resistance of the particular branch divided by total resistance। तो ये जो है आपका फॉर्मूला है, जो कि हमने यहाँ पर आपको बता दिया। अब सबसे पहली चीज मैं आपको और एक चीज यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो कि है यहाँ पर टोटल करंट, जो कि ये है I, यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर ब्रांच, यानी कि रेजिस्टर ऑफ द ऑपोजिट ब्रांच, सॉरी, रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही हमें I1 निकालने को बोल रहा है, यानी कि ब्रांच 1 की, पहले वाला ब्रांच की करंट जो कि I1 है, जिसको हम टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय R2 लिख रहे हैं, I1 नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। हमें R1 से जाने वाली करंट चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर R2 यूज करें, यानी कि अपोजिट रेजिस्टेंस को यूज करें। उसी दौरान हम देख सकते हैं I2 में R2 यूज ना करें, हम I1 यूज कर रहे हैं, यानी कि अपोजिट रेजिस्टेंस को यूज करें। तो फॉर्मूला में क्या आता है कि ब्रांच इन एनी करंट इन एनी ब्रांच, टोटल करंट इनटू द
रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब एक चीज याद रखिए, ये टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल नहीं है, ठीक है। बहुत लोग गलती करते हैं कि इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। हाँ, अगर आप बोलोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे सर्किट्स आपको मिलेंगे जहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अलग निकलता है और रेजिस्टेंस अलग निकलता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो इन दोनों का पैरेलल एडिशन हो जाएगा। पैरेलल एडिशन मतलब होता है R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R1, जो कि ये जाएगा इसके अंदर, ठीक है। जो कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ R1 प्लस R2 चाहिए, लेकिन यहाँ पर R1 और R2 भी एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए। यानी कि सिर्फ टोटल एडिशन, यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस आएंगे, 4 रेजिस्टेंस ऐड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ टोटल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ना कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डिवीजन रूल, जो कि है वोल्टेज डिवीजन रूल, जिसको हम बोलते हैं VDR। वोल्टेज डिवाइडर रूल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में VDR लिखते हैं, ठीक है। तो VDR के अंदर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करेंगे, क्योंकि हमें वोल्टेज का डिवीजन रूल चाहिए, और वोल्टेज डिवाइड कब होता है? जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करते हैं। हम दो रेजिस्टेंस लेके चलेंगे। तो हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, R1 और R2 मैग्नीट्यूड के, जहाँ पर एक करंट फ्लो हो रहा है I, जो कि सिंगल पाथ होने की वजह से, सेम पाथ होने की वजह से दोनों के बीच से I करंट ही फ्लो होगी, करंट डिवीजन नहीं होगी, लेकिन वोल्टेज डिवाइड होगी, क्योंकि यहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं। जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करते हैं तो वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, जितने रेजिस्टेंस है उतने में डिवाइड हो जाता है। अब इसकी वैल्यू भी सेम नहीं रहेगी, ठीक है। अब इसका ये नहीं मीनिंग कि V1 और V2 अलग अलग है, V2 सेम सेम है, अलग अलग है। ये दोनों दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो सेम नहीं रहेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम नहीं है। हर केस में रेजिस्टेंस अलग अलग है। अगर इन केस रेजिस्टेंस सेम होगा तो वोल्टेज का ड्रॉप भी सेम होगा, क्योंकि करंट सेम है, ठीक है। लेकिन इन दोनों का एडिशन भी होगा, ना कि ये दोनों सेम होंगे V के साथ। ये दोनों सेम होंगे, लेकिन ये दोनों V के साथ सेम नहीं होंगे, अगर रेजिस्टेंस सेम हुए तो लिखते हैं I इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ। जैसे ये आई आर जैसे ये I R1 को क्रॉस करे, वैसे I1 बन जाती है, और जिसी तरह से I2 को क्रॉस करती है वो I2 बन जाती है, जो कि I1 इक्वल टू I2 और I1 I इक्वल टू I1 और I2 सेम होती है। ये हमारी सेम होती है। तो अब हम लिखेंगे डिवीजन रूल, तो हमें वोल्टेज का फॉर्मूला चाहिए, वोल्टेज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। अब वोल्टेज हमें चाहिए V1 इक्वल टू I1 इंटू R1। उसी तरीके से V2 इक्वल टू I2 मल्टीप्लाइड बाय R2, जो कि दो इक्वेशन बन चुके हैं हमारे। अब हम निकालेंगे, अब हम दोनों वोल्टेज को ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा टोटल वोल्टेज V है। ये चीज याद रखिए, ये दोनों इक्वल नहीं है। ये इक्वल तभी होंगे जब रेजिस्टेंस इक्वल होंगे, ठीक है।
तो टोटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, जहाँ पर V1 की वैल्यू है I1R1, V2 की वैल्यू है I2R2, जहाँ पर I1 और I2 की वैल्यू सेम है I, जिसको हम कॉमन ले सकते हैं ब्रैकेट पर R1 प्लस R2, जहाँ पर अगर हम I की वैल्यू निकालेंगे V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, जो कि हमारा I का हमने एक इक्वेशन निकाल लिया। ठीक है, अब हम इस I को इन दोनों में पुट करेंगे क्योंकि I1 और I2 की वैल्यू भी I है। ठीक है, तो V1 जो कि I1R1 है, जो कि IR1 भी कह सकते हैं क्योंकि I सेम है, वहां पर हम I की वैल्यू पुट कर देते हैं R1 प्लस R2, और वहीं पर V2 जो कि I2R2 है, जिसको हम IR2 भी कह सकते हैं, जहाँ पर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे 1 था, करेक्शन कर लीजिएगा अगर किसी ने लिखा है तो, और वहीं पर हम I की वैल्यू पुट कर देते हैं। थोड़ा सा विजिबल नहीं है, ठीक है, मैं पेन थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ। तो V1 में हमें जो वैल्यू है, हमें क्या मिला, R1 मल्टीप्लाइड बाय V, V डिवाइडेड बाय R1 R2, R1 प्लस R2, और V2 में क्या मिला हमें, R2 मल्टीप्लाइड बाय V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। यानी कि अगर हमें किसी भी रेजिस्टेंस का, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है, तो हमें क्या चाहिए, टोटल वोल्टेज चाहिए और रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए। ठीक है, वहीं पर हमने जब करंट डिवीजन रूल अप्लाई किया था तो वहां पर क्या चाहा था, सारे रेजिस्टेंस के वैल्यूज और साथ ही साथ करंट का वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर हमें वोल्टेज का वैल्यू और रेजिस्टेंस का वैल्यू चाहिए। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर में करंट का वैल्यू नहीं चाहिए और करंट डिवाइडर में वोल्टेज का वैल्यू नहीं चाहिए आपको। ठीक है, रूल को अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल वोल्टेज, जो कि मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस सेम रेजिस्टेंस, इसको सेम लिखिए, सेम रेजिस्टेंस, और यहाँ पर थी टोटल रेजिस्टेंस, ना कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि गलती करते हैं बहुत लोग। ठीक है, अब वहाँ पर आप टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल नहीं है क्योंकि वहाँ पर पैरेलल में था रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस सेम होंगे, बट फिर भी हम नहीं कहेंगे सेम। क्यों नहीं कहेंगे, टोटल रेजिस्टेंस ही कहेंगे, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर गलती कर दी तो हमने यहाँ पर अगर उसको ऐसा बोल दिया तो हमारा करंट डिवीजन रूल में वो गलती हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका है वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल। जहाँ पर वोल्टेज डिवीजन रूल में अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज को निकालना है तो आपको क्या करना है, टोटल वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसी सेम रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस है उसका नॉर्मल सम कीजिए। और ऐसे ही अगर हम करंट डिवीजन रूल की बात करें तो करंट डिवीजन रूल में क्या करना है कि टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय उसका अपोजिट रेजिस्टेंस। आप जिस रेजिस्टर के अक्रॉस करंट निकाल रहे हो उसका अपोजिट रेजिस्टेंस आपको यूज करना है और डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कर देना है, जिससे आपको करंट डिवीजन रूल मिल जाए, और ये है आपका वोल्टेज डिवीजन रूल। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैं रेड कलर के पेन से लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आप।
तो अब हम बात करेंगे किरचॉफ लॉ। एक साइंटिस्ट थे किरचॉफ, ठीक है, पूरा नाम मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। अब किरचॉफ लॉ जो है, इसने दो लॉ दिए थे बेस्ड ऑन करंट और वोल्टेज डिवीजन, ठीक है। वोल्टेज को डिवाइड और करंट को डिवाइड के ऊपर बेस करके इन्होंने दो लॉ दिए थे, जिनमें से इनका फर्स्ट लॉ जो था, जिसको हम बोलते हैं KCL, यानी कि किरचॉफ करंट लॉ। और जहां पे इसकी दूसरा जो लॉ था, उसका नाम था KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यानी कि इसने करंट और वोल्टेज दोनों के ऊपर बेस करके दो लॉ बनाए, KCL और KVL, जो कि आपको 12वीं के फिजिक्स के अंदर मिलता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, जो कि 3 नंबर वाला चैप्टर था, ठीक है। तो अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इस यहाँ पर भी आपको एकदम अच्छे से सिखाएंगे। अब हम पहले सीखेंगे KCL के ऊपर। तो KVL को मिटा लेते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए था, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। अब KCL क्या कहता है? KCL कहता है इन अ नोड, इन अ नोड द, फिर मैं रेड से ही लिख रहा हूँ, तो मैं ब्लैक से लिखता हूँ। तो इन अ नोड द sum of all entering current is equal to the sum of leaving current, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, इससे कुछ पता नहीं चल रहा है तो ठीक है, दिखा देते हैं आपको। कि बोल रहे हैं कि एक नोड के अंदर द सम ऑफ ऑल एंटरिंग करंट, यानी कि एक नोड के अंदर जितने भी करंट एंटर्स कर रहे हैं उसका सम, टोटल सम इक्वल है किसके? उस नोड से जितने भी करंट लीव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक नोड है, एक कई सारे ब्रांचेस आ रही है। अब ब्रांचेस क्या है कि कोई भी एक पॉइंट के अंदर अगर अदर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स कम अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो है कनेक्टेड है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा, तो उस पॉइंट को कहते हैं नोड। अगर दो से ज़्यादा है तो हम उसको, अगर तीन से ज़्यादा है तो हम उसको कहेंगे जंक्शन, और दो से ज़्यादा है तो उसको नोड कहेंगे। यानी कि जंक्शन को ही हम नोड कह सकते हैं, बट नोड को जंक्शन को नोड नहीं कह सकते, बट नोड को जंक्शन कह सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या कहेंगे? नोड कहेंगे, ठीक है, नोड। अब इसको जंक्शन भी कह दो। जंक्शन क्यों कह दो? क्योंकि यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच, पांच ब्रांचेस कनेक्टेड हो रही है। अब जंक्शन क्यों कहता है? आपने रेलवे स्टेशन देखे होंगे, ठीक है। आप जब किसी भी जंक्शन पे रुकते हो तो वहां से अलग अलग दिशाओं में गाड़ी जाती है, ठीक है। आप जब देखोगे ना कि एक नॉर्मल स्टेशन के अंदर तो हमेशा एक ही वे होती है उस स्टेशन के अंदर, ठीक है। स्टेशन में एंटरिंग एंटरिंग एक वे और एक लीविंग वे। लेकिन जब आप जंक्शन के अंदर एंट्री करते हो, जंक्शन में जाते हो, तो वहां पर आप देखते हो कि जंक्शन के अंदर कई कई अलग दिशाओं से रेलवे लाइंस आ रही है और कई कई अलग दिशाओं में रेलवे लाइंस जा रही है। यानी कि वो एक ऐसा पॉइंट है जिस पर जो है अलग अलग रास्ते में डिवाइड हो रहा है हमारे ट्रेन, और जा रहे हैं वो लोग, ठीक है। उसी तरीके से हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर भी एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर हमारा करंट जो है आके अलग अलग ब्रांचेस के अंदर डिवीजन हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, जिस पॉइंट को हम जंक्शन कहते हैं। और अगर वो जंक्शन सिर्फ दो ही पाथ्स के बीच में है पॉइंट, ठीक है, उस टाइम पर उस जंक्शन को हम नोड कहते हैं। मान लीजिए मैं आपको इसके पहले ये समझा देता हूँ। एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट रजिस्टर था और एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट रजिस्टर है, उसके साथ साथ एक वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्ट मीटर बन जाएगा, वोल्टेज सोर्स है, भी
यहाँ पर आर एक है और ये भी आर है, जहाँ पर आप देख सकते हो जो कि ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पर ये एक ब्रांच जा रही है, ये एक ब्रांच जा रही है, ये एक ब्रांच जा रही है, एक दो तीन ब्रांच जा रही है, तीन ब्रांच कनेक्टेड है, तो इसको हम कहेंगे जंक्शन, इलेक्ट्रिकल जंक्शन। और उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि अपने पाथ को बैंड कर रही है, ठीक है, इस वाले पॉइंट के अंदर। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, बट यहाँ पे सिर्फ वायर है, कोई कंपोनेंट नहीं है, लेकिन इस पॉइंट को हम कहेंगे तब नोड, ठीक है। यानी कि अगर सिर्फ दो ही एलिमेंट्स या दो ही ब्रांच कनेक्टेड है इस एक पॉइंट से, तो उसको नोड कहेंगे, और अगर दो से ज्यादा है तो उसको जंक्शन कहेंगे। उसी तरीके से ये भी आपका नोड ही कहलाएगा, और ये आपका जंक्शन कहलाएगा। लेकिन जितने भी सारे जंक्शन है उनको आप नोड भी कह सकते हो, लेकिन नोड्स को आप जंक्शन नहीं कह सकते। वही उसी तरीके से जैसे हम नेटवर्क्स को सर्किट सर्किट को नेटवर्क कहते हैं, बट नेटवर्क्स को हम सर्किट नहीं कह सकते, ठीक है। आप अपने साइड में लिख के रखो भाई, मैं एक डायग्राम बना के देता हूँ। इसको बना के रखिए, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, और भी बना के दूंगा मैं अलग अलग, क्योंकि कई सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज है जो सेम है होते हैं, बट उतने भी सेम नहीं होते। जैसे कि ये नोड जो है, जंक्शन को भी नोड ही कहा जाता है, बट नोड को जंक्शन को नोड नहीं कहा जाता, बट नोड को जंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। सॉरी सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गया भाई। हाँ सेम ही था, ठीक है ठीक है। अच्छा ही था। मतलब देखिए, नोड मतलब जंक्शन को भी कवर करता है, बट जंक्शन मतलब नोड नहीं है, ठीक है। सॉरी, गलत सही लिखा था, बस गलती कर दी पूछ के। तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम कहते हैं नोड, जहाँ पर एक करंट आ रही है, ये एक ब्रांच है वन, ये टू, ये थ्री, ये 4 नंबर ब्रांच, ये 5 नंबर ब्रांच, जहाँ पर I1 और I2 से करंट आ रही है, और I3 से करंट आ रही है, I5 से करंट आ रही है, और वहीं पे I4 और I3 पर ये डिवाइड हो रही है। आप देख सकते हो इस पॉइंट के अंदर जो एंटरिंग करंट है कितने हैं, इस पॉइंट के अंदर एंटरिंग करंट है I5, I1, I2। लिविंग करंट कितने हैं, I3 और I4, I3, ठीक है। तो वहां पर क्या कहा गया है कि जितने भी सारे लिविंग करंट है वो इक्वल है जितने भी सारे एंटरिंग करंट है, ठीक है। यानी कि समेशन, इसका आपको मीनिंग पता है, समेशन ऑफ करंट, समेशन ऑफ करंट एंटर इज इक्वल समेशन ऑफ करंट सिंपल लिख दो लीव। अपने कॉपी में आपको क्या नोट करना है, ठीक है, ये वाला नोट कर सकते हैं अगर मन है तो, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, क्योंकि डेफिनेशन नहीं पूछेगा। केसीएल लिखिए, ये वाला पॉइंट लिखिए, ये वाला डायग्राम बनाइए, और नीचे और एक लाइन में आपको लिखना है, क्या लिखना है, जितने भी सारे एंटरिंग करंट है कितने हैं, I5, I1, I2, तीन है। किसके इक्वल है, सम ऑफ लिविंग करंट, लिविंग करंट कितने हैं, I2 और I3, सिर्फ दो ही है। और एक चीज आपको बता दूं मैं, कि ये मैटर नहीं करता कि लिविंग करंट अगर तीन है तो एंटरिंग करंट भी तीन ही होना चाहिए, या एंटरिंग करंट तीन है तो लिविंग करंट भी तीन ही होना चाहिए, ठीक है। ये मैटर नहीं करता, ठीक है। ये अनइक्वल भी हो सकता है नंबर्स के अंदर, लेकिन जितने भी समिंग करंट है वो लिविंग और एंटरिंग के इक्वल होगा, ठीक है। लिविंग का इक्वल एंटरिंग होगा, एंटरिंग के इक्वल लिविंग होगा। तो आई होप आपको केसीएल जो है समझ में आ चुका है, ठीक है। पता होता ही है भाई, बहुत पहले ही आपने पढ़ लिया है।
नहीं है तो मैंने आपको बताया, अच्छे से आ गया है तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ बताएं, ताकि हमें पता चले कि हमारी ऑडियंस को क्या चाहिए, या वहाँ वो किस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं है मेरे साथ, ठीक है। मेरी वॉइस, थोड़ी बैकग्राउंड, लाइटिंग, किससे कंफर्टेबल नहीं, प्लीज़ बताइए कमेंट के अंदर। अब हम पढ़ेंगे केवीएल, जो कि है किरचॉफ का किरचॉफ चाचा का वोल्टेज रूल। वोल्टेज, गलती कर दी फिर से, वोल्टेज रूल, ठीक है। वोल्टेज रूल क्या कहता है? द algebraic sum of all, ये मैं ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ इज इक्वल टू जीरो इन अ पर्टिकुलर मैच इन अ गिवन मैच, ऐसा वो लिख देते हैं, ठीक है। बट ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, ठीक है। आपको क्या लिखता है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ एंड ऑल्सो द वोल्टेज ड्रॉप इन अ पर्टिकुलर मैच, इन अ पर्टिकुलर मैच और लूप इज जीरो। तो आप आपको दिख रहा है लूप और मैश, क्यों कहा है? अब लूप और मैश भी सेम चीज़ नहीं, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं जो कि सबसे इजी होता है आपके हिसाब से, समझने के हिसाब से। तो जो मैश है, जो लूप है वो ये वाला पोर्शन है, और जो मैश है वो ये वाला पोर्शन है। यानी कि हर एक लूप को आप मैश कह सकते हो, लेकिन हर एक मैश हर एक लूप को आप मैश कह सकते हो, लेकिन हर एक मैश को आप लूप नहीं कह सकते, ठीक है। कैसे नहीं कह सकते हो? मान लीजिए आपके पास कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कनेक्टेड है, एक सर्किट जो कि यहाँ पर और कनेक्टेड है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करें, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो है मैश, तीन मैशेस है, ठीक है। तीन मैशेस है, बट लूप का ऐसा रहे। कैसे लूप का ऐसा रहे? मैश क्या होता है? सिर्फ एक सिंगल लूप होता है, ठीक है। सिंगल लूप को मैश कहते हैं। जहाँ पर ये एक मैश है M1, ये एक मैश है M2, ये एक मैश है M3। मैश कैसे दिखते हैं? ये वाला एक मैश, ये वाला एक मैश, ये वाला एक मैश। लेकिन लूप की बात करें तो ये वाला एक लूप, ये वाला एक लूप, ये वाला एक लूप, यानी कि लूप जो है मैश को कवर कर रहा है, ठीक है। बट अब आप देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हुए ये एक लूप, यहाँ से स्टार्ट करते हुए ये एक लूप, पांच लूप हो गए। अब पूरा एक होल लूप, ठीक है। कितने हुए लूप? छह निकले, यानी कि इसके अंदर मैसेज जो है सिर्फ तीन है, लेकिन लूप सिक्स है। नंबरिंग करेंगे A1 2 3 4 5 6 7 8। बात करें लूप्स की, लूप, तो लूप्स लूप्स, यहाँ पे L1 नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, एक लूप, 1 2 3 4, पूरा होल एक लूप, 5 6 7 8 1। लूप को हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से खत्म कीजिए। L2 जहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 6 7 8 1, 1 2 3 6 7 8 1। यहाँ पर L2 की बात करें तो 1 2 7 8 1, ठीक है। वही बात करें L3 की, तो बात करते हैं 2 3 4 5 6 7 2, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 2।
2367 2 34563 34563, यानी कि आपको यहाँ पर लूप मिले हैं 6 लूप और मैश मिले आपको 3, जहाँ पर तीनों मैश को लूप कवर कर रहा है, ठीक है। लेकिन बाकी लूप जो है मैशेस को कवर नहीं कर रहा है क्योंकि मैश है ही नहीं, ठीक है। यानी कि हर एक लूप को हम मैश कह सकते हैं, बट हर एक मैश को हम लूप नहीं कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ले लो L3, L4 और L6, ये तीनों मैश 1, मैश 2, मैश 3 है, ठीक है। तो आई होप आपको लूप और मैश का भी कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा, नोड और जंक्शन के साथ साथ। और हम बात करते हैं हमारे केवीएल की। तो केवीएल क्या कहता है कि द algebraic sum of all EMF and voltage drop in a particular mesh or a loop is equal to 0। कैसे? यहाँ पर और एक कनेक्ट कर देते हैं रजिस्टर। इस पर डबल बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। डबल बैटरी, ठीक है। इस सर्किट को समझाने से पहले मैं आपको एक सिंपल सर्किट बता देता हूँ। एक रजिस्टर, जहाँ पर इसका वोल्टेज V है, ठीक है। ये एक रजिस्टर है जिसके अक्रॉस वोल्टेज V1 ड्रॉप हो रही है, जो कि सेम है V के साथ, बट ये मैटर नहीं करता। जहाँ पर एक करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें केवीएल अप्लाई करना है, तो केवीएल को हम अप्लाई जब करते हैं तो पूरे मैश को देखते हैं, पूरे मैश को, ठीक है, पूरे मैश को देखते हैं। ये जस्ट देखने का तरीका है, इसको लूप बनाने को कहते हैं, ठीक है। अगर हम केवीएल देखेंगे तो बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल ईएमएफ, सम ऑफ ऑल ईएमएफ एंड वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। अब ईएमएफ क्या है? वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज V प्लस वोल्टेज ड्रॉप। अब कह रहा है कि वोल्टेज ड्रॉप यानी कि माइनस, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? I इंटू आर, जिसकी वैल्यू है V1, ठीक है। ये हो रहा है 0। क्यों 0 हो रहा है आपको पता है? V I1 R1 की आई आर की वैल्यू कितनी है? V1, यहाँ पर और अदर कंपोनेंट्स नहीं है तो V की वैल्यू ही V1 होगी ना। तो सेम सेम V माइनस V 0, ठीक है। इसका आपको पता चल चुका है कि एक पर्टिकुलर मैश के अंदर तो टोटल ये सम ऑफ ईएमएफ और वोल्टेज ड्रॉप जो है वो 0 होती है, ठीक है। उसी तरीके से हम एक बड़ा सर्किट, जो कि ये सर्किट है, थोड़ा सा बड़ा है, R1, R2, R3, V2 और V1 डबल बैटरी कनेक्टेड है। तो यहाँ पर जब हम केवीएल को देखेंगे, ठीक है, केवीएल को जब देखेंगे, केवीएल, ठीक है, केवीएल को जब देखेंगे यहाँ पर करंट आई, तो द सम ऑफ ऑल ईएमएफ, द सम ऑफ ऑल ईएमएफ, सम ऑफ ऑल ईएमएफ V1, टर्मिनल्स को मार्क कीजिए सबसे पहली चीज, ठीक है। आप पहले देखिए V1, V1 एंड V2, V1 प्लस V2। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा, किस पे डिपेंड हो करेगा? आप देख सकते हो इस वाले एरो पर, ठीक है। ये एरो कहाँ से जा रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि वोल्टेज राइज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे साइड में एक डायग्राम बनाऊं, जहाँ पर अगर हम बात करें, अगर करंट इधर से इधर जा रही है, यानी कि ये छोटा वाला डंडी नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव, अबे बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, ठीक है। तो अगर करंट, इस केस में करंट जो है जा रही है, कैसे लिखते हैं यार, तो इस वाले चीज में अगर करंट जा रही है तो करंट का
जो ये करंट जा रही है, ठीक है, ये वोल्टेज को राइज करेगी कि करंट नहीं, बस लूप जा रही है तो ये करंट को वोल्टेज को राइज करेगी कि ड्रॉप करेगी, वोल्टेज को राइज करेगी, ठीक है, राइज इन वोल्टेज। क्यों? निगेटिव से पॉजिटिव, डायरेक्शन क्या है, निगेटिव से पॉजिटिव, तो ये वोल्टेज को राइज करेगी यानी कि पॉजिटिव होगा, वोल्टेज के आगे पॉजिटिव साइन होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम एरो की बात करें, उस वही एरो की जो कि पॉजिटिव से निगेटिव जा रही है, तो वोल्टेज के आगे निगेटिव आ जाएगा क्योंकि इस पे ड्रॉप को दिखा रहा है, यानी कि वोल्टेज कम हो रहा है। तो आप देख सकते हो इस एरो को हमेशा मार्क करना अच्छे से, हो सके तो इसको हमेशा क्लॉकवाइज मार्क करना क्योंकि इससे आसान हो जाता है। तो जैसे ही आप देख रहे हो एरो की मार्क ऐसे है मार्क, तो एरो जब ऐसे जा रही है आप देख सकते हो नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि V1, ठीक है, और आप V2 में देखेंगे ऐसे ऐसे जाते 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 पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि ड्रॉप, जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव ना होके नेगेटिव बन जाएगा। और उसके बाद अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, अब देखते हैं। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, अब सबसे पहली चीज जितने भी सारे रेजिस्टेंस है ये सब लोग माइनस में ही आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि रेजिस्टर हमेशा वोल्टेज को ड्रॉप ही करता है, कभी राइज नहीं करता, करंट जहीं पे भी फ्लो क्यों ना की हो, ठीक है। मैंने आपको बताया था बायलेटरल एलिमेंट के अंदर कि रेजिस्टेंस में करंट अगर उल्टी दिशा से आए या सीधी दिशा से आए, ये हमेशा वोल्टेज को ड्रॉप ही कर पाएगी। तो इस केस में हमेशा निगेटिव ही होगी, वोल्टेज को हमेशा ड्रॉप ही करेगी, क्योंकि हमने हमेशा मान के रखा है कि राइज का मतलब पॉजिटिव और ड्रॉप का मतलब निगेटिव। हमने क्या बोला था? ऑल ईएमएफ सम ऑफ ऑल ईएमएफ एंड वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0, ठीक है, कह सकते हो आप। तो यही था आपका केसीएल, जहां पर केसीएल के अंदर हमने ईएमएफ को फाइंड किया। ईएमएफ के अंदर साइन कैसे फाइंड की? ड्रॉप और राइज से, ठीक है। जहां पर अगर एरो छोटी से बड़ी डंडी तक जा रही है तो पॉजिटिव, अगर एरो बड़ी डंडी से जाके छोटी डंडी तक जा रही है तो उसको नेगेटिव बोलते हैं, तो उसको हम ड्रॉप कहते हैं और पॉजिटिव को हम राइज कहते हैं। तो इसी तरीके से आप केवीएल को भी अप्लाई कर सकते हैं। अब केवीएल और केसीएल का असली यूज होगा मैश और नोडल एनालिसिस के अंदर, जहाँ पर हम सर्किट्स को, बहुत बड़े बड़े लॉन्ग सर्किट्स या ज़्यादा मैश और ज़्यादा लूप के साथ कंसिस्ट रहने वाले सर्किट्स को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे एक सिंगल सर्किट के अंदर, तब हम मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस करेंगे, जहाँ पर केवीएल और केसीएल का भरपूर प्रयोग होगा, ठीक है। तो मिले रहिए हमारे साथ वीडियो के साथ, इस लेक्चर सीरीज के साथ। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, टाटा, बाय बाय।